जय हिंद आप सभी को। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी पुलिस 2023 का एग्ज़ाम 12 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच जो भी सभी शिफ्टों में मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का डिटेल एनालिसिस और साथ में डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है उनके लिए जिनका भी आने वाले शिफ्टों पे एग्ज़ाम अभी है, और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे कवर किया है। पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 140 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 7 सेंटीमीटर है। यदि एक समांतर भुजाओं की लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी। सबसे पहले आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज होता क्या है, तो ये होता है 1/2 गुणे इनके बीच की दोनों भुजाओं की योग हो जाएगा a+b समांतर भुजाएं जो है, और गुणे लंबवत दूरी यानी d। तो ये आपका होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे भुजाओं के योग इंटू लंबवत दूरी d। इस फॉर्मूले पे सब चीज़ें पुट कर दो तो जो दूसरी आपकी समांतर भुजा है b जिसको मान सकते हैं और मिल जाएगी। तो अगर एरिया कितना दिया है 140 दिया है क्वेश्चन में यहाँ पे, बराबर 1/2 गुणे पहली वाली भुजा एक दी है 28, ठीक है। दूसरी भुजा b जो है इसको निकालना है तो इसको मैं b ही रहने देता हूँ, इंटू लंबवत दूरी कितना दिया है 7 दिया है तो इंटू 7 कर देता हूँ, ठीक है। अब पक्षांतर कर दो तो 140 है इधर, और ये आपका 2 जो है ऊपर जाएगा ये वाला 2, और 7 जो है आपका नीचे आएगा पक्षांतर में, और इधर क्या बचेगा आपका 28 प्लस b बचेगा। सॉल्व करो, 7 दूनी 14 यानी 20, 20 दूनी 40 हो गया। तो ये क्या बन गया 40 बराबर 28 प्लस b, ठीक है। अब b बराबर निकाल दो तो b बराबर क्या होगा, तो ये 40 28 को इधर ले जाओगे पक्षांतर कर दोगे तो 40 माइनस 28 हो जाएगा। तो 40 माइनस 28 होता है 12, तो b बराबर क्या निकल गया 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर आपकी दूसरी भुजा हो जाएगी। आई होप आप समझ पाए होगे। नेक्स्ट, अमर जो है 4,500 रुपये में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है। वह वॉशिंग मशीन को 4,500 रुपये में बेचता है, तो उसे हानि परसेंट बताओ। देखो, अगर मैं इसके क्रय मूल्य की बात करूँ तो क्रय मूल्य होगा क्या, देखो समझना। 4,500 में इसने क्या किया, खरीदा वॉशिंग मशीन को, साथ में जो आपकी मरम्मत पे उसने 500 रुपये लगाए उसको भी जोड़ना पड़ेगा क्रय मूल्य में, ठीक है। क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं क्रय मूल्य में ही जुड़ेंगी, मरम्मत की भी। तो दोनों को अगर जोड़ दोगे तो क्रय मूल्य आएगा क्या, CP 5,000 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि वॉशिंग मशीन को बेचता कितने में है, 4,500 में। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4,500 हो जाएगा। अब देखो, खरीदा 5,000 में, बेचा कितने में, 4,500 में, तो कितने का घाटा हुआ, तो 500 का घाटा हुआ। अब यही आपका लॉस परसेंट पे निकाल दो, हानि परसेंट पे। घाटा कितने का हुआ, 500 का। कितने में हुआ, तो 5,000 में हुआ, जो कि CP क्या बन गया था, 5,000। और परसेंट के लिए गुणे 100 लगा दो, 2 जीरो काट दो, ये जीरो से ये जीरो काट दो, 5 दहम 50, यानी लॉस परसेंट क्या आ गया आपका, 10% आ गया, ठीक है। तो 10% आपका लॉस होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि यदि ये संख्या है 18 से विभाज्य है तो a का मान बताना है। तो देखो, ये संख्या है आपकी 1 2 3 4 a और 6, जो किससे विभाज्य है आपकी 18 से। अगर कोई संख्या 18 से विभाज्य है तो 9 और 2 से भी होना चाहिए, क्योंकि 9 गुणे 2 होता है 18। तो मैं 2 का विभाज्यता नियम नहीं, लेकिन a निकालने के लिए 9 का विभाज्यता नियम फॉलो करूँगा। 9 का विभाज्यता नियम होता क्या है, किसी भी दी गई संख्या का सभी डिजी सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा तो संख्या 9 से डिवाइड होगी। डिजी सम यानी एक एक अंकों को जोड़ के, जोड़ लो डिजी सम 1 + 2 + 3 + 4 + a + 6। अगर जोड़ोगे तो 2 1 3 3 6 4 10 6 16, 16 + a आ जाएगा, ठीक है। इसको 9 से डिवाइड करना है, तो a की जगह ऐसा क्या रख दूं कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप बोलोगे अगर a की जगह 2 रख देता तो ये 16 2 क्या बन जाता, 18 बन जाता, और ये 9 से डिवाइड होगा। तो a की जगह आपको क्या मिल गया, 2, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे
कि वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए 15,000 रुपये की धनराशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज के बीचों के अंतर बताना है। यानी दो तरह से आपको सीआई निकालना है, लेकिन एक आपका वार्षिक निकालना है और एक अर्धवार्षिक तरीके से। तो देखो मूलधन कितना दिया है 15,000, रेट कितना है 6% है, वार्षिक है, और टाइम कितना है 1 वर्ष है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं वार्षिक ब्याज पे और फिर अर्धवार्षिक पे, दो तरह से बोला है। तो वार्षिक पे सीआई कितना हो जाएगा, वार्षिक पे सीआई वही होगा जो आपका एसआई होगा, क्योंकि 1 साल की ही बात कर रहा। तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 15,000 का 6% निकाल दूँ, वही 1 साल का हो जाएगा। तो 15,000 का 1% होगा 150 और 6% हो जाएगा 150 × 6 यानी 900। करके देखना, ठीक है। तो सीआई क्या आ गया आपका 900, किसके लिए, वार्षिक के लिए। अब अर्धवार्षिक के लिए निकालो। तो जब कभी भी यहाँ पे ध्यान देना, अर्धवार्षिक के लिए सीआई या एसआई निकालते हैं तो ब्याज की दर जो है आधी हो जाती है और समय दुगुना हो जाता है। यानी कि टाइम अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और रेट कितनी हो जाएगी, आधी हो जाती है अर्धवार्षिक में, यानी 3% हो जाएगी। मूलधन वही रहेगा, ठीक है। तो 2 हो जाएगी, तो 2 वर्ष इस तरह बना लेता हूँ। 3% रेट है दोनों वर्षों के लिए, किस पे, 15,000 पे। तो 15,000 का 3% होगा कितना, तो 15,000 का 1% होगा 150 और 3% होगा 150 × 3। तो पहले साल के लिए 450 हो गया। इसी तरह से दूसरे साल के लिए भी 450 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब दूसरे साल में पहले साल के 450 का भी 3% जोड़ना है, ठीक है। तो 450 का 3% होता कितना है, तो 450 का 1% होगा 4.5 और 3% हो जाएगा 13.5, ठीक है। ये दूसरे साल में जुड़ेगा, यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबको जोड़ दो, तो 450 धन 450 900 और 13, तो 913 दशमलव क्या आ गया 5 आ गया, क्या आ गया 913.5। तो ये क्या है आपका 900 है और ये 913.5 है अर्धवार्षिक। तो कितने का अंतर है, 13.5 का अंतर है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन इक्वेशन है, प्रश्नवाचक पर क्या आएगा। देखो सीधी सी बात है कि √256 जो है ना, किसका आपका स्क्वायर होता है, 16 का होता है। तो मैं इसको बाहर लिख देता हूँ, 16 का है ना। और 1024 किसका होता है, 32 का स्क्वायर होता है। तो मैंने स्क्वायर रूट हटा दिया और इन दोनों के भागे में कितना है 4 है, बराबर इधर क्या है 150, एक सेकंड, इधर है आपका 150 का x% है, x% या फिर आप मान सकते हो क्या क्वेश्चन मार्क। तो x% में लिख देता हूँ, तो x% क्या होगा x/100 हो जाएगा अगर परसेंट हटेगा तो, ठीक। पहले इधर सॉल्व कर लेता हूँ, तो 32 16 हो जाएगा 48, 48 भागे क्या है 4 है, बराबर इधर 0 से 0 कटा, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3x/2 बन गया ये, ठीक है। x की ही तो वैल्यू निकालना है, इसको भाग दे दोगे तो ये क्या 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 चौको 48 होता है। और ये जो 3/2 है पक्षांतर होगा x निकालने के लिए, तो 2 ये ऊपर चला जाएगा ये वाला 2 और 3 नीचे आ जाएगा, तो x बराबर फिर निकाल लोगे, तो 3 चौको 12, 4 दूनी 8 बच गया, तो 8 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है। तो ये पक्षांतर करके ईजी क्वेश्चन था। 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 25 √3 लिखना, /3 मत लिखना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका परिमाप बताना है। आपको पहले पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज जो होता है होता क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है आपका, इसका फार्मूला होता है √3a² / 4 होता है, ठीक। अब a का मान दिया है, कितना दिया है 25 √3 दिया है, निकालना क्या है परिमाप। तो परिमाप से पहले a की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है आपका √3 है, a² / 4 के बराबर हो जाएगा इसका एरिया। इस रूट से ये √3 कट गया, 4 को ऊपर ले जाओगे तो 25 × 4 हो जाएगा, इधर जाएगा तो गुणा होगा, तो 25 चौको 100 हो जाएगा, 100 बराबर a²। तो a बराबर यानी भुजा क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है 10 आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करोगे तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो a बराबर 10 आ गया। तो a बराबर क्या आ गया आपका 10 आ गया। आपको पता होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का आपका योग। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, a तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो a बराबर 10 है, तो 3a बराबर 3 × 10 हो जाएगा बराबर 30। तो परिमाप क्या आ गया 30 सेंटीमीटर। आई होप आप समझ गए होंगे।
7वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 3 4 से विभाज्य है परंतु 9 से विभाज्य नहीं है। कहने का मतलब ऐसी संख्या छांटना है जो 3 और 4 से पूरा तरीके से कट के शेषफल 0 दे लेकिन 9 से ना कटे। अगर मैं 809 8 इसको देखता हूँ 810 को, तो आपको पता है कि 9 का विभाज्यता नियम ये होता है कि सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ो और 9 से डिवाइड करो, अगर हो जाती है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो ये तो 9 से डिवाइड है, 9 9 में 81 0, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि अपन को बताना वो है जो 9 से डिवाइड ना हो, विभाज्य ना हो। 8 6 14 ये आपकी 9 से डिवाइड नहीं है, ठीक है, लेकिन ये 3 से भी नहीं है। 3 का विभाज्यता नियम क्या बोलता है कि किसी संख्या के डिजी सम जो है 3 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो 8 से जो 14 है ना, ये 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया, क्योंकि 3 से होना चाहिए अगर 9 से ना हो तब भी। 612 को अगर देखोगे 6 2 8 1 9, ये 3 से डिवाइड है लेकिन 9 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, क्योंकि 9 डिजी सम करोगे तो 9 से भी डिवाइड हो रहा, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या 588। तो 588 एक ऐसी संख्या है जो 3 और 4 से डिवाइड तो होगी लेकिन 9 से नहीं होगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विभाज्यता नियम को अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 126 है, तब सबसे बड़ी संख्या बताइए। ऐसे पिद्दी क्वेश्चन भी आपके आ रहे हैं। माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्रमागत है तो x+1, तीसरी संख्या x+2 हो गई। तीनों का योग कितना है 126 क्वेश्चन में दिया है, तीनों को जोड़ लो तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3 बार है तो 3x हो जाएगा और 1+2 यानी 3 हो जाएगा बराबर 126। 3x बराबर क्या आएगा 126, और इधर ये माइनस कर दोगे 3 उधर जाएगा तो 123 हो जाएगा। x बराबर क्या आएगा 123/3 कर दोगे तो ये आपका 43 आ जाएगा x बराबर। तो x बराबर अगर 43 आया तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है x+2 है, तो 43 में कितना जोड़ दूँ 2 जोड़ दूँ तो 45, सॉरी x प्लस एक्स आपका 41 आएगा। 123/3 करोगे तो 41 आएगा, और फिर x+2 सबसे बड़ी संख्या तो 41 2 43 हो जाएगा, तो 43 राइट आंसर आ जाएगा। ये तो खुद से बना सकते हो आप। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो दो संख्याओं का योग 15 है और उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त 3 और 18 हैं, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग यानी उल्टा योग बताना है। सबसे पहले हम दोनों संख्याओं को निकालेंगे। संख्याओं को कैसे निकालेंगे आओ समझते हैं। देखो सबसे पहले अपने पास दिया क्या है, तो दोनों संख्याओं का योग दिया है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग दिया है, लेकिन आपके पास HCF और LCM दिया है। HCF कितना दिया है, HCF दिया है 3, LCM कितना दिया है 18 दिया है, संख्याओं का योग 15 है। अगर आपको HCF 3 है तो संख्याएं क्या हो सकती हैं 3x और 3y संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि HCF होता क्या है बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों के बीच क्या रहती है दोनों से डिवाइड हो, तो आपकी संख्याएं क्या हो गई 3x + 3y हो गई। ठीक है, अगर HCF ये है। अब इसके बाद दोनों संख्याओं का योग 15 बोल रहा है, तो क्या कर दोगे आप 3x + 3y बराबर क्या कर दोगे 15 कर दोगे दोनों संख्याओं का योग। तो x + y बराबर क्या आ जाएगा 3 कॉमन ले लोगे दोनों से, है ना, तो ये 15 हो जाएगा। अब x + y बराबर आएगा क्या, तो 15/3 कर दोगे तो 5 आ जाएगा। x + y बराबर कितना आ गया 5 आ गया x + y बराबर। जैसे ही x + y बराबर 5 आया तो आपको x की जगह ऐसी x और y की जगह ऐसी वैल्यू रखना है आपको कि जिसका आप LCM जब लो ना तो 18 आए। क्या है 18 है। तो अगर आप देखो तो x + y की जगह अगर मैं x की जगह 3 रख दूं और y की जगह 2 रख दूं तो 5 होता है, यानी यहाँ से सेटिस्फाई तो कर जाएगा x और y का मान 3 और 2। लेकिन क्या 18 इसका LCM आता है ये भी देख लेते हैं। जैसे मैंने x की जगह 3 रखा ना तो संख्या क्या बन गई, संख्या तो एक्चुअल में अपनी क्या थी 3x और 3y थी। ठीक है, तो x की जगह 3 रखा तो 3 त्रिकाएँ 9 हो जाएगा, और y की जगह अगर 2 रखूँगा 3 दूनी 6, और 9 और 6 का एलसीएम क्या होता है, तो 9 और 6 का एलसीएम तो 18 ही होता है। आप निकाल के देख लेना। इसका मतलब ये कि अपनी संख्याएं 9 और 6 हैं। संख्याएं क्या है 9 और 6 हैं, इतना याद रखना भी। संख्याएं क्या मिल गई अपनी 9 और 6 मिल गई। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। तो अब पूछा क्या है कि दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 9 का 1/9 और 6 का 1/6 उल्टा करके जोड़ दो। तो 9 6 का एलसीएम क्या आएगा 18 आएगा, 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18, यानी 5/18 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि एक परीक्षा में
40% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 50% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 10% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो उन छात्रों का प्रतिशत क्या है जो अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गए। तो देखो 40 किस में पास हुए हैं, 40 पास हुए हैं साइंस में, ठीक है, और 50 पास हुए हैं किस में, इंग्लिश में। यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश, और ये है साइंस। लेकिन 10% दोनों में पास हुए हैं, तो 10 यहाँ पे आएंगे जो दोनों में हुए हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, दोनों को अगर साइंस और इंग्लिश का जोड़ोगे तो 50-40 कितना होगा, 90, और 90 में 10 घटाओगे। क्यों घटाओगे, क्योंकि 2 बार अपन इसको काउंट कर रहे हैं दोनों वालों को, तो इनको तो घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में है और दोनों से पहले ये इंडिविजुअल काउंट हो चुके हैं। तो 90 में 10 चला गया तो 80, तो 80% तो आपके पास हुए। तो पूछा कितना है, कितने अनुत्तीर्ण हुए, तो 100% टोटल होता है, जिसमें से 20% आपके फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, और ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है। 1 और 100 के बीच उन सभी संख्याओं का योग कितना है जिनमें या तो दहाई के स्थान पर या इकाई के स्थान पर 9 हो। देखो ऐसी सभी संख्याओं को लिखना है जिनके 1 से लेकर 100 के बीच, जिनके या तो इकाई या दहाई के स्थान पर कहीं ना कहीं 9 आपको मिल जाए। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो पहली संख्या 9 होगी जिसपे 9 है, दूसरी संख्या हो जाएगी 19, फिर 29 हो जाएगी, फिर 39 हो जाएगी, फिर 49 हो जाएगी, फिर 59 हो जाएगी, फिर 69 हो जाएगी, फिर 79 हो जाएगी, फिर आपकी 89 हो जाएगी, फिर आपकी 99 हो जाएगी। तो इन सब में कहीं ना कहीं 9 तो है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ संख्याएं हैं। 9 अगर 90 के बाद ऊपर जा रहे हो आप, तब भी आपको संख्याएं मिलेंगी। आपको पता है कि एक संख्या तो पहली 90 हो गई जिसमें 9 है आपका, ठीक है, फिर 91 में है, 92 में है, 93 में है, 94 में है, ठीक है, 95 में है, 96 में है, 97 में है, 98 में है, 99 तो ले लिया। तो इतनी सारी संख्याएं हैं जिसमें आपका 9 आपका मिलता है। अब इन सबको जोड़ लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। सबको जोड़ोगे तो लगभग 1386 आएगा। सीधी सी बात है, ऑप्शन देख के भी बोल सकते हो कि छोटी छोटी वैल्यू तो नहीं आएंगी, बड़ी वैल्यू आएगी कि 9 दाहम 90, यही हो जाएगा 900, ठीक है, इधर के ही। तो इस तरह से आपको बताना था, तो जोड़ के मुझे बताना कितना आ रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर बड़ी है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर छोटी है। तो आयत का परिमाप बताइए। लेट्स सपोज ये आपका क्या है, वर्ग है, जिसकी भुजा क्या है, x है। चारों भुजाएं इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये आपका क्या है, एक आयत है। क्या है, आयत। अब बोला क्या है आयत के बारे में, कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर क्या है, बड़ी है। तो मैं x+9 मान लेता हूँ, लंबाई को 9 सेंटीमीटर बड़ी कर दिया भुजा से वर्ग की, और चौड़ाई जो है भुजा से 6 सेंटीमीटर छोटी है, यानी इसको x-6 मान लो, छोटी है, ठीक। अब आपको पता है आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बोला है कि वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल समान है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे गुणा यानी x² हो जाएगा, और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी दोनों का गुणा करना पड़ेगा, x+9 और गुणे x-6, ठीक है, और ये दोनों बराबर हैं, तो मैंने इसको बराबर लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, आप गुणा कर दो, तो x² बराबर क्या आएगा, जब गुणा करोगे इसको तो ये हो जाएगा x², फिर ये -6 हो जाएगा, गुणा करते तो आपको आता होगा, प्लस 9x, 9 का गुणा करोगे तो 9x पहले इसमें, फिर 9 का करोगे 6 में, तो 9 छक्का 54 माइनस का। तो अब इसके बाद इसको आगे यहाँ पे लिख देता हूँ। तो x² से ये x² तो कट जाएगा, इधर आएगा तो पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये क्या है आपका, 9x है और -6x है, तो कितना बचा आपका, ये आपका बच गया 3x, और ये -54 है तो पक्षांतर हो गया, इधर चला आएगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा आपका 18। क्यों आ जाएगा, 54/3 करोगे तो 18 आ जाएगा। x की वैल्यू 18 आई। अब हर जगह x की वैल्यू आप पुट कर दो, यहाँ भी पुट कर दो, वर्ग में आयत में भी। तो x बराबर 18 आपको याद रखना है, बाकी चीज़ें मिटा रहा हूँ, ठीक है। x बराबर 18 आपको याद रखना है, ठीक है। एक सेकंड, x बराबर अपन ने 18 निकाला, ठीक है। x बराबर क्या निकाल लिया, 18। तो ये आपकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, 18 18 सब हो जाएंगी। अब बताना क्या था, आयत का परिमाप बताना था।
तो रख देता हूँ। पहले तो भुजाओं की लंबाई निकाल लेता हूँ। तो 18 9 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आपका लंबाई 27 हो जाएगी आयत की, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 18 में 6 चला गया, 12 हो गई। ठीक है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई मिल गई। परिमाप होता क्या है आयत का, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 गुणे 27 और 12 जोड़ दोगे तो क्या होगा, 39 होगा। तो 39 दूनी क्या हो गया, 78। तो 78 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बेसिक्स आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी करना खुद से है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे, नहीं तो रिवाइज करके आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट रेलगाड़ी वाला प्रश्न देखते हैं। ऐसे प्रश्न भी बहुत पूछे जा रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटे की औसत गति से अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर पर घंटे की औसत से चलती तो 15 मिनट देरी से पहुंचती। तो कुल दूरी बताना है। ठीक है, देखो अगर 45 की रफ्तार से चढ़ी तो वो 0 मिनट लेट करेगी, लेकिन अगर वो 30 किलोमीटर की रफ्तार चलती है तो 15 मिनट देर कर देती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में जब आपको डिस्टेंस निकालना हो ना, तो सिंपल तरीके से निकालते हैं। सिंपल तरीका क्या है, दोनों को रिलेटिव स्पीड के बराबर बना लेंगे। जो ये दोनों आपकी स्पीड दी है ना, 45 गुणे 30, ए इंटू बी, इनको लिखोगे। एक सेकेंड, 45 गुणे 30 बटे, पहले तो आप रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हो, ए इंटू बी बटे ए माइनस बी इनका। तो 45 में 30 अगर घट गया तो कितना बचा, 15। और साथ में आपको पता है कि डिस्टेंस यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। समय कितना दिया है इसने, समय दिया है 15 मिनट। ठीक है, लेकिन ये घंटे पे है आपकी स्पीड, इसलिए इसको भी 15/60 लिख लोगे, घंटे में बना लोगे। 15/60 तो ये कटेगा, 15 चौको 60, ये कट जाएगा। 4 एक ये पहले 4 रहन दो, इसको काटो, 15 दूनी 30, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी आपका क्या डी बराबर क्या आया, 45/2। और 45/2 को और छोटा करोगे तो 22.5 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट में यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले तो अपन ने रिलेटिव स्पीड बना ली, और स्पीड को गुणा कर दिया टाइम से, और डिवाइड कर दिया 60 घंटे में बनाने के लिए, क्योंकि ये चाल जो है किलोमीटर पर घंटे में थी। तो इस तरह से आपको करना है। इसको रिवाइज करके एक बार और देख लेना आप। नेक्स्ट, 4 घंटियाँ एक साथ 8 बजे पूर्वाह्न यानी 8 बजे AM पे बजना शुरू करती हैं, और फिर प्रत्येक 5, 6, 7 और 8 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो 7 घंटे की शिफ्ट में कितनी बार बजेंगी, ये क्वेश्चन है आपका। यानी एक घंटी है, 4 घंटियाँ हैं, और इस सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं, और हर 5, 6, 7, 8 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो 7 घंटे में कितनी बार बजेंगी, ये बताना है। चलो आओ करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी मिले ना, कितनी बार घंटियाँ बजेंगी, तो कुछ भी नहीं करना, आपको सोचना ही कुछ नहीं है। सबसे पहले LCM निकाल लेना है, सबसे पहला काम। LCM किसका निकालना है, 5, 6, 7, 8, जो आपके पास सेकंड दिया हुआ है, 5, 6, 7, 8। तो इनका अगर LCM निकालोगे कितना आएगा, निकाल लेते हैं बेसिक तरीके से। 2 से जाएगा, ये तो 5 ही रहेगा, 2 तिहाई 6, 7, 2 चौको 8। अब गुणा कर लो, तो 2 पंचा 10, 10 तिहाई 30, 3 सत्ते 21, 210 चौको 210 चौको कितना हो जाता है, 840। यानी LCM क्या आ गया इनका, 840 आ गया। 840 आपका सेकंड में है, सेकंड में है, लेकिन ये आपकी घंटे में वो है, तो इसको आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 60 से आप भाग दे दोगे, तो 0 से 0 कटा, और ये आपका 14 आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि हर 14 मिनट में क्या करेंगी, ये घड़ी की जो घंटियाँ हैं वो आपकी साथ में बजेंगी। तो हर 14 मिनट में एक बार साथ में बजती हैं। अब 7 घंटे हैं टोटल, तो अगर एक बार 14 मिनट बजती हैं तो 7 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो 7 घंटे को भी मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो 7 गुणे 60 करोगे, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो ये मिनट में हो गया। और इसको डिवाइड कर दोगे 14 से। क्यों करोगे 14 से, क्योंकि एक बार में मतलब 14 मिनट में एक बार बजती है, इसलिए 14 से डिवाइड करोगे। अब कर दो, तो 7 दूनी 14, 2 तीसम 100, यानी 30 बार जो है ना, घड़ी नहीं है, घंटियां हैं, सॉरी। तो 30 बार घंटियां जो है ना, अगर हर 14 मिनट में एक साथ बज रही, तो 7 घंटे में कितनी बार बजेंगी, 30 बार बजेगी। लेकिन एक बार शुरू में भी बज चुकी हैं, क्योंकि क्या बोला है ये कि सबसे पहले 8 बजे एक बार और बज चुकी हैं पहले ही। तो 30 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, 31 होगा, एक जोड़ के। आई होप आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आप LCM लो, LCM लेने के बाद इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो बटे 60 करके। उसके बाद जितना समय दिया है ना, उससे इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट,
15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 7:2 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में 10 लीटर दूध और 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी और दूध का नया अनुपात क्या होगा। देखो पहले क्या अनुपात है आपका 90 लीटर ये है, जिसमें से आपका अनुपात 7:2 बोला है, तो इसको क्या लिख देता हूँ 70 और ये 20, क्योंकि डायरेक्ट मैंने इसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है 7:2 की, तो 70 लीटर दूध होगा, मिल्क होगा और वाटर कितना होगा 20 लीटर होगा, अगर 7:2 के अनुपात में। आई होप ये समझ पा रहे होंगे। अब कह रहा है कि मिश्रण में 10 लीटर क्या कर रहे हैं, 10 लीटर दूध मिला रहे हैं, ठीक, और 5 लीटर पानी क्वेश्चन में दिया है, तो ये 25 हो गया और ये आपका 80 हो गया, तो 80:25 नया बन गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, ये पूछा है कि पानी और दूध का अनुपात। यहाँ तो अपन ने दूध और पानी का निकाला है, तो पानी और दूध का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वाटर रेशियो मिल्क। यहीं पे आपको इसने कंफ्यूज किया है, बड़े ध्यान से समझना। तो 25:80 हो जाएगा, कट भी जाएगा, काट दो, 5×25, 5 16 80, यानी 5/16 आपका आएगा, 5:16। 16:5 मत लगा देना, क्योंकि पानी और दूध बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कि 5 वर्ष पहले अजय और उसके पिता की आय 2:9 के अनुपात में थी। ठीक है, यदि 5 वर्षों के बाद अजय और उसके पिता की आय 4:4/11 है तो उसकी वर्तमान आयु बताना है। देखो 5 वर्ष पहले इनकी आयु क्या थी, 2x और 9x थी, अजय और उनके पिता की। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 वर्षों बाद, देखो यहीं पे समझने वाली बात है। अगर ये 5 वर्षों बाद कह रहा तो अपन कितना इसमें जोड़ देंगे दोनों के रेशियो में, इन दोनों के रेशियो में अपन 10-10 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे 10-10, अभी बताता हूँ। इसलिए 10-10 जोड़ेंगे क्योंकि ये 5 वर्ष पहले का है, तो 5 वर्ष तो पहले आप वर्तमान में आने के लिए जोड़ोगे, फिर 5 वर्ष जोड़ोगे बाद के लिए, तो 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों में अपन ने 10-10 जोड़ दिया, तब रेशियो क्या हो जाता है, 4/11 हो जाता है। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लो पक्षांतर करके, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 11 दूनी क्या हो जाएगा, ये 22x प्लस 110 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 9 चौको 36x प्लस 40। और सॉल्व करोगे तो ये 22 इधर आ जाएगा 36 वाला, तो 14x बराबर क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ 14x बराबर 70 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5। ये तो खुद से सॉल्व करना है। अब x बराबर 5 आया तो बताना कि इसकी है वर्तमान आयु अजय की। तो अजय क्या है, 2x है, 2 पंचे क्या हो जाएगा, 5 रख दोगे 10 आएगा। 10 तो अजय की 5 वर्ष पहले की आयु थी ये, लेकिन अब वर्तमान के लिए 5 जोड़ोगे भी ना इसमें, तब ना वर्तमान में आओगे। तो 10×5 क्या हो जाएगा, 15, यानी अभी अजय कितने का है, 15 वर्ष का है। इसके पिता की बात करूँ तो 9×5 45 और 5 जोड़ दोगे 50 का हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17वां क्वेश्चन कि एक परीक्षा में 75% गणित में, 55% अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, दोनों में 40% उत्तीर्ण होते हैं, तो 50 छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल होते हैं, तो उम्मीदवारों की कुल संख्या बताओ। देखो क्या किया, 75 तो पहले कौन किसमें पास हुए हैं, गणित में। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ मैथ। ठीक, 55% किस में हुए हैं, इंग्लिश में हुए हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश मान लेता हूँ। ठीक है, और साथ में बोल रहा है कि 40% दोनों में हुए हैं, तो 40 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और जो 40 दोनों में है तो 40 आपको घटाना पड़ेगा दोनों का जोड़ के, क्योंकि ये इंडिविजुअल पहले से ही ऐड है। तो 75 + 55 जोड़ोगे और उसमें माइनस कितना कर दोगे, 40 कर दोगे। ठीक है, तब आपका एक्चुअल पास वालों का आएगा। तो 75 5 80, 75 5 80 और 130, 130 में अगर चले गए 40 तो कितना बचा, आपका बचा 90, यानी 90% आपके वो हैं जो आपके क्या हैं, पास हैं या उत्तीर्ण हैं। तो पास हैं या उत्तीर्ण है, तो फैल कितने हुए, तो आप कहोगे अगर 90% पास हैं तो 10% क्या हो गए, फैल हो गए। ठीक है, और 10% फैल जो हुए हैं उनका एक्चुअल में वैल्यू क्या है, 50 है। तो अगर 10% की वैल्यू क्या है, 50 है, तो 100% की वैल्यू निकालना है, टोटल कितने उम्मीदवार हैं। तो 10 अगर 50 है तो 10 दाहम 100 होता है, तो 50 दाहम 500 हो जाएगा, यानी कि 100% की वैल्यू 500 हो जाएगी अगर 10% 50 है। तो टोटल कितने लोग हैं, 500 हैं। इस तरह से आपको बनाना था। क्वेश्चन नंबर 18वां देखेंगे, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 3360 है,
तो वह धनराशि क्या होगी। देखो ध्यान से आपको समझना है इस क्वेश्चन को। बोल क्या रहा है कि कोई धनराशि है, आपको लोगों को धनराशि मूलधन नहीं पता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 10% की दर से 3,360 रुपये हो जाता है। तो आपको पता है कि 10% को आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। 10% बराबर क्या हो जाता है, 1/10 होता है अगर रेशियो में कन्वर्ट करोगे। अब 2 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज किया है, तो यानी कि 1 बढ़ता है, तो पहले साल 10 से क्या होगा, 11 होगा, 1 बढ़ेगा। दूसरे साल भी 10 से 11 होगा 2 साल के लिए, अगर अपन चक्रवृद्धि ब्याज निकाले रेशियो के हिसाब से। अब गुणा कर दो, 10 हम 100 और 11 एक जना हम 121, यानी कि आपके पास मूलधन कितना था, पी कितना था, मूलधन 100 था, लेकिन सीआई जुड़ के अमाउंट कितना हो गया, 121 हो गया। तो कितना बढ़ा है, तो आप बोलोगे कि 21 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 21 बढ़ा है, और ये 121 हो गया है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो वैल्यू दी है किसकी दी हुई है, चक्रवृद्धि ब्याज की दी है, जो आपका 21 बढ़ा है। तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 की वैल्यू हो जाएगी 3,360, 3,360। तो आपको 100 की वैल्यू निकालना है, क्योंकि 100 ही तो आपका मूलधन है। तो 100 की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ। 100 की वैल्यू निकालने के लिए आप तो पहले 1 की वैल्यू निकाल लो, 3,360 बटे 21 करोगे तो 1 की वैल्यू आएगी, गुणे 100 कर दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आप। ठीक है, तो जो आएगा आप आंसर बताना, हालांकि मैं करके बता देता हूँ, इसका आंसर 16,000 आएगा। ठीक है, 7 21, 7 से कटेगा, 7 चौको 28, 5 7 8 56, 0 3 से 16, 160 गुणे 100, यानी 16,000 आपका राइट आंसर आएगा। ये तरीका आप समझ गए क्या, कमेंट करके बताना। देखो आपका सीआई निकालने का 2 साल का है, तो रेशियो में कन्वर्ट किया, 10% का 1/10 आया, यानी 1 बढ़ रहा है। तो पहले साल क्या बढ़ा है, 1 बढ़ा, 10 से 11 हुआ, दूसरे साल भी 10 से 11 हुआ, 10 हम 100 किए, तो मूलधन 100 था, तो 11 हम 121 हो गया, यानी 21 आपका क्या है, सीआई है, और 21 की वैल्यू 3360 दी है, तो 1 की वैल्यू निकाल लिया 3360 बटे 21 और गुणे 100 कर दिया, तो आपको मूलधन मिल गया। तो इस तरीके से आप करना, तो ये मेथड ज़्यादा उचित रहेगा आपका ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि एक पिता के 3 पुत्र हैं, उनका जन्म 3 वर्ष के अंतराल पर हुआ है। तो तीनों पुत्रों की कुल आयु 27 वर्ष है, तो सबसे छोटे पुत्र की आयु बताना है। तो देखो 3 पुत्र हैं जिनका 3-3 साल बाद जन्म हुआ है, हर पुत्र 3-3 साल बाद आया है, तो तीनों का योग 27 है। तो ये किस कंडीशन में होगा, आपको एक खुद से सोच के बनाना है कि ऐसे 3 संख्याएं लेना है कि 3-3 के अंतराल में हो और साथ में उनका योग क्या हो, 27 हो। तो अगर मैं 3 लेता हूँ तो अगला 3-3 6 हो जाएगा, 6-3 9, 9-6 15 3 18, क्या 27 हुआ, नहीं हुआ, तो ये तो नहीं होगा। अब 6 ले लेता हूँ, तो पहला पुत्र मान लो 6 साल का है, तो अगला जो है आपका 6-3 9 का होगा अंतराल पे, और तीसरा 9-3 12 पे होगा, 12 9 21, 21 6 27, 27 हो जा रहा है, तो ये आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो पहला पुत्र 6 साल का है, तो सबसे छोटा पूछ रहा है ना, तो 6 साल का सबसे छोटा, बड़ा पूछता है सबसे बड़ा 12 का है। तो इस तरह से ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक समूह में 50 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष है। जब 30 नए सदस्य समूह में जुड़ते हैं तब समूह की औसत आयु 2 वर्ष 6 महीने बढ़ जाती है। तो 30 नए सदस्यों को औसत आयु बताना है। इसको आप सिंपल तरीके से भी बना सकते हो, ट्रिकी तरीके से भी, जैसा बनाना हो वैसा बना लो। देखो हम तो सिंपल तरीके से बनाएंगे। पहले 50 सदस्यों का अपन टोटल उम्र निकाल लेते हैं, तो टोटल 50 सदस्यों क्या हो जाएगी, 50 गुणे 18 कर दोगे, टोटल आयु आ जाएगी औसत है, तो 18 पंचे 90, 900 साल हो गया 50 सदस्यों का। अब कहता है कि 30 नए सदस्य जुड़ जाते हैं तो समूह की औसत आयु 2 वर्ष 6 महीने बढ़ जाती है। यानी कि पहले 50 थे तो 50 3 अब कितने हो गए, 80 हो गए सदस्य, 30 बढ़ गए ना, टोटल आयु 80 की निकाल लेता हूँ, 80 सदस्यों की, तो 50 30 80 हो गए। लेकिन औसत आयु अब कितनी बढ़ जाती है, पहले 18 थी, अब 2 20 हो जाएगी, और 0.5 यानी कि 20.5 हो जाएगी, क्योंकि 2 वर्ष 6 महीने बढ़ रही, तो इसको आप 2.5 मान सकते हो। तो 18 2 20.5, यानी कि अब 30 लोगों की कितनी हो गई, जब गुणा करोगे 80 गुणे 20.5, तो ये आपका कितना आएगा, ये आएगा लगभग आपका 1640। यानी कि आप कह सकते हो कि पहले जब 50 लोग थे तब 18 वर्ष थी, तो टोटल आयु कितनी होती थी, 900 होती थी। लेकिन अब जो 80 लोग हो गए हैं, 50 और 30 नए, और उनकी औसत आयु 2 वर्ष 6 महीने यानी 18 2 20.5 हो गई है, तब टोटल आयु कितनी हो रही, 1640 हो रही। दोनों को घटा दो, दोनों को अगर घटाओगे तो 1640 में कितना चला जाएगा, 900, तो कितना बचेगा, 740 बचेगा। घटा रहा हूँ, ठीक है, 740 आपका
1640 में 900 गले गए तो कितने बचा, 740 बचा। अब 740 जो है ना, ये किसका बचेगा, ये 30 लोगों की आए हुई, कितनी है, 30 लोगों की। तो इनका औसत निकालने के लिए क्या करोगे, बटे 30 करोगे, 0 0 काटो और 3 से ये काट दोगे तो 24 3 72 होता है, और 2 बटा, तो यानी कि आपका क्या आ गया, 2/3, यानी 24 सही 2/3, यानी 24 वर्ष 8 महीने। 2/3 को क्या बोलते हो, 8 महीने बोलते हो। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 30 नए सदस्यों की औसत आयु। आई होप आप समझ गए हैं। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो आप रिवाइज करके ज़रूर देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।